हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पीएनटी कोचिंग क्लासेस लर्न इजीली एंड स्मार्टली। तो आज हम पढ़ने वाले क्लास 10 परीक्षा अध्ययन आदर्श प्रश्न पत्र सेट 2 का 1 नंबर वाले प्रश्न। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहला जो प्रश्न है इसमें बोला गया है सही विकल्प चुन करके आपको लिखना है। जो ऑप्शन आपको यानी कि विकल्प जो आपको सही लगता है उसको चुन करके आपको यहाँ पे आंसर लिखना है। तो इसके पहले क्वेश्चन में बोला गया है रीतिकालीन काव्य की प्रमुख विशेषता है। तो देखिए यहाँ पे जो वर्ड आया है रीतिकालीन, ये बेसिकली हिंदी साहित्य को कुछ समय में बांटा गया था, आदिकाल, देन मध्यकाल एंड देन आधुनिक काल। उसमें मध्यकाल में अगेन उस समय को 2 हिस्सों में बांटा गया था, भक्ति काल और रीतिकाल। चलिए मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। तो बेसिकली आप यहाँ पे देख सकते हैं ये हिंदी साहित्य का वर्गीकरण यानी कि कैसे बंटवारा किया गया है। मेन जो है हिंदी साहित्य को 3 हिस्सों में बांटा गया है, आदिकाल, मध्यकाल एंड द आधुनिक काल। इस मध्यकाल को अगेन 2 हिस्सों में बांटा गया है, भक्ति काल एंड द रीतिकाल। तो इसी रीतिकाल के बारे में बोला गया है। तो रीतिकाल का जो समय था ये कब से कब तक था? तो 1650 ईस्वी से लेकर के 1850 ईस्वी तक के जो समय था वो बेसिकली आता है इस रीतिकाल के अंदर। तो अब चलिए वापस चलते हैं क्वेश्चन में। तो जो रीतिकालीन यानी कि रीतिकाल के समय पे जो कविताएं, काव्य यानी कि कविताएं लिखी गई थी, उस कविताओं में प्रमुख विशेषता है कि किस बारे में वो कविताएं लिखी जाती थी। तो इसका आंसर होगा श्रृंगार वर्णन। श्रृंगार वर्णन यानी क्या होता है? आपने पढ़े होंगे रस में श्रृंगार रस होता है, राइट। तो श्रृंगार में जनरली होता है कि प्रेम को लेकर के, प्यार को लेकर के जो कविताएं लिखी जाती थी। और अगर मैं रीतिकाल के समय की बात करूं तो उस समय राधा कृष्ण का जो प्रेम है वो बहुत ही फेमस था। तो राधा कृष्ण की जो प्रेम लीलाएं होती थी उन्हीं के ऊपर कविताएं लिखी जाती थी सबसे ज़्यादा। तो इसलिए जो रीतिकालीन काव्य है उनकी प्रमुख विशेषता श्रृंगार वर्णन होगा, बिकॉज उस समय राधा कृष्ण के प्रेम की लीलाओं के ऊपर बहुत सारी कविताएं लिखी जाती थी। तो इसलिए आंसर हो जाएगा श्रृंगार वर्णन। चलिए देखते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन। इसमें बोला गया है आत्मकथ्य के कवि है। तो ये आत्मकथ्य क्या है? बेसिकली ये एक कविता है और इस कविता को लिखे कौन से कवि ने थे ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो आत्मकथ्य नाम की कविता को जिस कवि ने लिखे थे उनका नाम था जयशंकर प्रसाद, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। इसी के थर्ड क्वेश्चन में पूछा गया है हिंदी का सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य कौन सा है। तो हिंदी का सर्वाधिक यानी कि सबसे ज्यादा लोकप्रिय यानी कि जिसे पसंद किया गया था, महाकाव्य यानी कि जिसमें बहुत सारी कविताएं और एक बड़ा सा ग्रंथ जिसको महाकाव्य बोलते हैं, वो कौन सा है जिसे सबसे ज्यादा लोग पसंद करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा क ऑप्शन यानी कि रामचरितमानस, जिसको लिखा गया था गोस्वामी तुलसीदास के द्वारा। और इस महाकाव्य में उन्होंने श्री राम जी के आदर्शों के बारे में बहुत कुछ बताया था गोस्वामी तुलसीदास जी ने। तो जो सबसे ज़्यादा महाकाव्य पसंद किया गया था लोगों के द्वारा वो था गोस्वामी तुलसीदास द्वारा लिखा हुआ रामचरितमानस, इसलिए क हो जाएगा इसका आंसर। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है नेताजी की मूर्ति पर चश्मा कौन लगाता था। तो चैप्टर आपने पढ़े ही होंगे कि वहाँ पे एक नेताजी थे और उन नेताजी की एक मूर्ति यहाँ पे रहती थी, तो उस पर चश्मा लगाने का काम कौन करता था। तो इसका आंसर होगा कैप्टन चश्मे वाला, जो कि ऑप्शन क है। तो एक कैप्टन था जिसकी चश्मे की दुकान थी, तो उसको हम बोलते थे कैप्टन चश्मे वाला। और कैप्टन इसलिए बोलते थे क्योंकि उसका देश के लिए जो भावना थी वो एक आर्मी ऑफिसर के कैप्टन के जैसी थी, इसलिए लोग उसे कैप्टन चश्मे वाला बोलते थे। तो कैप्टन चश्मे वाला जो है वही नेताजी की मूर्ति पर चश्मा लगाता था। क्लियर है स्टूडेंट्स? चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है दूध का दूध, पानी का पानी का क्या अर्थ है। तो ये जो स्टेटमेंट है दूध का दूध और पानी का पानी, इसका एक्चुअली अर्थ क्या होता है। तो इसका आंसर है ग यानी कि सही न्याय। देखिए दूध का दूध और पानी का पानी यानी कि दूध दूध को अलग करना और पानी पानी को अलग कर देना, यानी कि जो सही है दूध यानी कि जो क्वालिटी होती है उस चीज़ को सही कर देना पानी से हटा करके। तो यानी कि सही न्याय करना या सही फैसला करना, यही होता है दूध का दूध और पानी का अर्थ। इसलिए सही आंसर हो जाएगा सही न्याय। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है साना साना हाथ जोड़ी रचना किसकी है। तो आपके सिलेबस में चैप्टर है साना साना हाथ जोड़ी, उसकी रचना यानी कि उसको लिखने वाले कौन है। तो इसका आंसर होगा ग ऑप्शन यानी कि मधु कांकरिया जी। तो अगर आप अपने बुक में चैप्टर में देखेंगे तो साना साना हाथ जोड़ी जो ये चैप्टर है उसको लिखने वाले जो लेखक है वो है मधु कांकरिया जी। ठीक है, तो उनकी ये रचना है, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। तो ये हो गए हमारे MCQ यानी कि ऑप्शन वाले क्वेश्चन। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 2 जिसमें बोला गया है रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है।
रिक्त स्थान यानी कि ब्लैंक्स दिए हुए हैं, इनको आपको पूर्ति करना यानी कि भरना है। तो चलिए वन बाय वन इनको समझते हैं। तो इसमें सबसे पहले क्वेश्चन में बोला गया है बिहारी ब्लैंक के प्रमुख कवियों में से एक है। तो देखिए जो बिहारी हैं वो किस समय के सबसे प्रमुख यानी कि फेमस कवियों में से एक है। तो इसका आंसर आएगा रीतिकाल। तो अभी ही हमने दिखाया था आपको रीतिकाल मध्यकाल के एक वर्गीकरण में रखा गया है। तो रीतिकाल के समय के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करते हैं तो रीतिकाल में ही बिहारी जी आए थे, जो कि बहुत ही फेमस कवियों में से एक है। तो इसलिए इसका स्टेटमेंट बनेगा बिहारी रीतिकाल के प्रमुख कवियों में से एक है। तो उस समय जो भी बड़े बड़े कवि थे उनमें से एक कवि हमारे बिहारी जी थे। ओके, क्लियर है। सेकंड क्वेश्चन में बोला गया है कामायनी एक ब्लैंक है। तो देखिए कामायनी क्या है, बेसिकली ये एक बहुत बड़ा महाकाव्य है। क्या है ये महाकाव्य, जहाँ पे बहुत सारी कविताओं का संग्रह आपको देखने को मिलता है, बहुत सारी कविताएं इसके अंदर देखने को मिलती है। तो कामायनी क्या है, एक महाकाव्य है, ये आपको याद करना होगा, आपको पता होना चाहिए। और ये जो कामायनी महाकाव्य है इसको लिखा किसने था, तो ये लिखा गया था जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा। ये भी आपको पता होना चाहिए कि कामायनी महाकाव्य को जयशंकर प्रसाद जी ने लिखा था। अब चलिए इसका थर्ड क्वेश्चन हम देखते हैं, जिसमें बोला गया है जिसके कारण स्थायी भाव जागृत होता है वह ब्लैंक कहलाता है। तो देखिए आपके व्याकरण के सिलेबस में टॉपिक है रस, फिलहाल मैं उस पर इन डिटेल नहीं जा रहा हूँ। तो रस के जो है 4 अवयव होते हैं, एक स्थायी भाव, एक संचारी भाव, तीसरा विभाव और चौथा होता है अनुभाव। तो इन चारों में से कौन सा है, ये यहाँ पे पूछा गया है। तो देखिए सबसे पहली बात, अगर किसी के कारण एक स्थायी भाव यानी कि एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग जो कि लंबे समय तक रहती है, ठीक है, तो अगर स्थायी भाव जो फीलिंग है वो जागृत हो रही है यानी कि जाग जाती है, तो जिस वजह से अगर हमारे अंदर एक भाव एक फीलिंग जाग जाती है तो उसको हम क्या बोलते हैं। तो यहाँ पे कई बार स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि हमने डेफिनेशन पढ़े हैं और डेफिनेशन है भी वही विभाव की, कि स्थायी भाव को जागृत करने वाले जो कारण होते हैं, जो कारक होते हैं, उसको हम विभाव कहते हैं। तो कई स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या लिखते हैं, इसको लिखते हैं विभाव, वी भा, ओके दिस इज भ एंड देन व। तो विभाव भी गलत नहीं है, क्योंकि मैं आपको बताता हूँ विभाव ही सही है। विभाव की डेफिनेशन क्या होती है, स्थायी भाव को जगाने वाले कारक को। तो यहाँ पे भी तो वही बोला गया है, स्थायी भाव को जगाने वाले जो कारण होते हैं, जो कारक होते हैं, उसको हम बोलते हैं विभाव। तो विभाव लिखते हैं तो भी चलेगा, लेकिन अब थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं इसको। एक्चुअली विभाव के 2 टाइप होते हैं, एक होता है आलंबन और एक होता है उद्दीपन, यह आपको पता होना चाहिए। तो आलंबन क्या होता है, जिसके प्रति यानी कि जिसके लिए आपके अंदर जो फीलिंग आ रही है, जो स्थायी भाव उत्पन्न हो रहे हैं, उसको हम बोलते हैं आलंबन। ठीक है, जिसके लिए आपको आपके अंदर फीलिंग आ रही है तो उसको हम बोलते हैं आलंबन। और दूसरा होता है उद्दीपन। तो उद्दीपन क्या होता है, किसी स्थायी भाव को जो आपके अंदर फीलिंग है उसको बढ़ा रहा है। तो बढ़ाने की तो यहाँ पे बात ही नहीं हो रही है, तो उद्दीपन तो होगा नहीं। लेकिन यहाँ पे किसी के लिए अगर जो स्थायी भाव है, जो फीलिंग है, वो उत्पन्न हो रही है, जागृत हो रही है, तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन दिया है आलंबन। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे मेरा बताने का मतलब है आप आलंबन लिखेंगे तो भी सही है, विभाव लिखेंगे तो भी सही ही होगा। लेकिन ज़्यादा एक्यूरेट क्या है, तो आप आलंबन भरिए। अगर आलंबन याद नहीं आता है और अगर आप विभाव लिखते हैं तो भी वो गलत बिल्कुल भी नहीं होगा। क्लियर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है बिस्मिल्लाह खां ब्लैंक मंदिर में रोजाना शहनाई बजाते थे। तो देखिए यहाँ पे कैरेक्टर का नाम है बिस्मिल्लाह खां। तो वो कौन से मंदिर में रोजाना यानी कि रोज यानी कि डेली शहनाई बजाया करते थे। तो इसका आंसर होगा बालाजी, क्योंकि वो बालाजी के मंदिर में ही जाकर के रोज शहनाई बजाते थे। तो आंसर हो जाएगा बालाजी। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है समास ब्लैंक प्रकार के होते हैं। तो समास कितने प्रकार के होते हैं, ये क्वेश्चन आता है। तो इसका आंसर होगा जो समास है वो 6 टाइप के होते हैं। अभी 6 टाइप कौन कौन से होते हैं वैसे तो आपको पता होगा, फिर भी मैं इन डिटेल में आपको बता देता हूँ। एक होता है अव्ययी भाव समास, दूसरा होता है तत्पुरुष समास, तीसरा होता है कर्मधारय समास, चौथा होता है द्विगु समास, पांचवा होता है द्वंद्व समास एंड 6th होता है बहुब्रीहि समास। इन 6 समास की लिस्ट आपके माइंड में हमेशा रहनी चाहिए, क्योंकि सेपरेटली इन समास के ऊपर भी कई बार क्वेश्चन आता है। और इवन आप देखेंगे कि अभी थोड़ी देर में आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन मिलने वाला भी है। तो टोटल समास 6 प्रकार के होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है ड्राइवर कम गाइड का नाम ब्लैंक था। देखिए एक इंसान जो ड्राइवर है और साथ में गाइड यानी कि जो अलग अलग जगहें होती है, जो प्लेसेस होते हैं, उनको दिखाने का काम करता है, उसको हम बोलते हैं गाइड। ठीक है, लेकिन वो देखिए दोनों ही काम कर रहा है।
लेकिन तो देखिए इसका अर्थ यही है कि वो ड्राइविंग तो कर रहा है लेकिन उसका मेन काम क्या है, गाइड का है। तो ड्राइवर कम है, वो गाइड ज़्यादा है, लेकिन आपके लिए वो आपको ड्राइव भी कर रहा है, ड्राइवर बन के आपको दिखा रहा है हर चीज़ें, तो ड्राइवर कम गाइड बोलते हैं। तो चैप्टर में जो ड्राइवर कम गाइड है, ठीक है, उनका नाम क्या था, तो आपको इनका नाम पता होना चाहिए, वो है जितेन नार्गे। तो जो जितेन नार्गे थे वो ड्राइवर कम गाइड थे, जो कि वहाँ पे गाइड करने का काम किया करते थे। तो ये हो गए फिल इन द ब्लैंक्स। अब चलिए देखते हैं सत्य असत्य। तो प्रश्न 3 में बोला गया है सत्य असत्य लिखिए, जो सही है वो सत्य सही है करके, असत्य यानी कि जो गलत है उसको आपको लिखना है असत्य। तो चलिए 1 बाय 1 इनको समझते हैं। इसके पहले क्वेश्चन में बोला गया है सहस्त्र बाहु की भुजाएं परशुराम ने काटी थी। तो इसका आंसर हो गया सत्य, क्योंकि देखिए जो सहस्त्र बाहु था उनकी जो भुजाएं थी, जो उनकी आर्म्स थी, जो बाहें थी, उनको परशुराम ने ही काटा था। तो ये बिल्कुल स्टेटमेंट सही है, इसलिए हम लिखेंगे सत्य। वहीं पे जो दूसरा स्टेटमेंट वहां बोला गया है दोहा जो है वो एक वार्णिक छंद है, तो बिल्कुल गलत है, ये असत्य है। देखिए क्योंकि जो दोहा होता है वो एक मात्रिक छंद है, क्योंकि दोहे में हम मात्राएं देखते हैं, इसलिए दोहा जो है वो मात्रिक छंद की कैटेगरी में आता है, वर्ण की कैटेगरी में नहीं आता है। तो आंसर होगा दोहा वार्णिक छंद है क्या, असत्य। अगर एक क्वेश्चन ऐसा आएगा दोहा मात्रिक छंद है क्या, तो आपको सत्य लिखना होगा। क्लियर है। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। बहस करना लेखिका मन्नू भंडारी के पिताजी का शगल था। तो देखिए यहाँ पे नया वर्ड आया शगल, शगल यानी कि काम धंधा, ठीक है। तो देखिए जो एक लेखिका है मन्नू भंडारी जी, उनके जो पिताजी थे उनका जो काम धंधा था, शगल था, क्या वो बहस करना था क्या, यानी कि वो बहस करते थे क्या। तो स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, बिकॉज चैप्टर में हमने देखे थे कि जो लेखिका मन्नू भंडारी जी के जो पिताजी हैं वो हमेशा लोगों से बहस किया करते थे, यहाँ तक कि अपने घर वालों को भी नहीं छोड़ते थे। तो इसलिए ये स्टेटमेंट बिल्कुल सत्य होगा कि हाँ बहस करना उनका ये काम धंधा हो गया था। ओके, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है सप्तद्वीप में कर्मधारय समास है क्या। तो आंसर होगा असत्य। असत्य क्यों होगा, चलिए मैं आपको समझाता हूँ। इस शब्द को देखिए, सप्तद्वीप, सप्त यानी कि 7, द्वीप यानी कि द्वीपों का समूह। तो सप्तद्वीप का मतलब क्या होता है, 7 द्वीपों का समूह। तो 7 द्वीप है। ओके, तो पहला इसका जो अक्षर है वो क्या है, सप्त। सप्त यानी कि नंबर, एक 7 होता है, नंबर 7, तो 7 को हम बोलते हैं सप्त। तो जब भी किसी भी अगर शब्द में पहला हिस्सा अगर आपको यहाँ पे नंबर मिलता है तो इसका मतलब वहाँ पे द्विगु समास होता है। मैंने आपको पहले भी सेट 1 वाले वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ था कि जब भी आप समास में कहीं भी अगर कोई भी अगर शब्द देखते हैं और उसमें अगर पहला जो हिस्सा है वो नंबर है तो वहाँ पे हमेशा द्विगु समास होता है, ये आपको याद करना होगा। तो इसलिए सप्तद्वीप में कर्मधारय समास बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, ये द्विगु समास है। वैसे भी कर्मधारय समास की परिभाषा हमने बताए हैं। कर्मधारय समास में क्या होता है, पहला शब्द जो है वो हमेशा विशेषण होता है और दूसरा पद विशेष्य होता है। जैसे कि नील गगन हो गया, नील गगन यानी कि नीला, नीला क्या होगा, विशेषण, खासियत बता रहे हैं किसकी, गगन यानी कि आसमान की। तो देखिए दूसरा पद विशेष्य जिसके बारे में बात कर रहे हैं और विशेषण जिसकी हम विशेषता या खासियत बता रहे हैं। तो इसलिए ये कर्मधारय समास तो बिल्कुल नहीं होगा, ये होगा द्विगु समास, ठीक है। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा असत्य। क्लियर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हिरोशिमा कविता पर हिरोशिमा में हुए विस्फोट का प्रभाव है। तो आंसर होगा बिल्कुल सही है, सत्य है। क्यों, देखिए एक हिरोशिमा नाम की कविता है, उस कविता में जो हिरोशिमा, जापान का एक शहर है हिरोशिमा, वहाँ पे जो विस्फोट हुआ था, जो बम ब्लास्ट हुआ था, उसका इफेक्ट, प्रभाव यानी कि उसका असर हमको देखने को मिलता है। बिल्कुल जो जो वहाँ पे यानी कि हिरोशिमा में जो जो हुआ था वही चीज़ें हिरोशिमा कविता में बताई गई है, तो उसी के सारे असर हमको इस कविता के ऊपर दिखाई देते हैं। तो इसलिए सत्य हो जाएगा कि हाँ हिरोशिमा कविता में, हिरोशिमा में जो विस्फोट हुए थे, जो बम ब्लास्ट हुए थे, उसका हमको प्रभाव देखने को मिलता है। क्लियर है। इसका लास्ट क्वेश्चन में बोला गया है मूसन तिवारी को भोलानाथ ने चिढ़ाना शुरू किया था। तो देखिए ये असत्य है, रॉन्ग है, क्योंकि अगर आपने चैप्टर पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि मूसन तिवारी को चिढ़ाने का काम कौन कर रहा था, बैजू, राइट। जो बैजू था वो मूसन तिवारी को चिढ़ाता था, लेकिन उसका जो ब्लेम, जो दोष लगा था वो लगा था भोलानाथ पे। पर भोलानाथ ने चिढ़ाया था क्या मूसन तिवारी को, नहीं। भोलानाथ ने मूसन तिवारी को नहीं चिढ़ाना शुरू किया था, बैजू ने मूसन तिवारी को चिढ़ाना शुरू किया था। तो इसलिए जगह ये असत्य, बिकॉज भोलानाथ ने बिल्कुल भी मूसन तिवारी को चिढ़ाना शुरू नहीं किया था। क्लियर है स्टूडेंट्स। अब चलिए ये देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न 4 में बोला गया है सही जोड़ी मिलाकर आपको लिखना है, यानी कि सही तरीके से आपको यहाँ पे मैच द कॉलम करना है।
देखिए जो प्रगतिवाद है, ये प्रगतिवाद भी आपको मैंने बताया था वैसे तो इन डिटेल में सेट 1 वाली वीडियो में। अगर आपने वीडियो नहीं देखे तो आप वहाँ से देख सकते हैं। बट एनीवेज चलिए मैं आपको एक बार फिर से इसका क्लासिफिकेशन दिखा देता हूँ। तो देखिए हमने जो हिंदी साहित्य का वर्गीकरण देखे थे उसमें आदिकाल, मध्यकाल एंड आधुनिक काल देखे थे। इस आधुनिक काल में फिर से हमको 3 युग देखने को मिलते हैं, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग और छायावादी युग। फिर छायावादी युग को 2 हिस्सों में बांटा गया है, छायावाद में और छायावादोत्तर या शुक्लोत्तर युग में। देन इसको भी फिर से 3 कैटेगरी में बांटा गया है, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद एंड नई कविता। तो देखिए मैं प्रगतिवाद के बारे में ऑलरेडी आपको डिटेल में पिछले सेट 1 वाली वीडियो में बता चुका हूँ, तो मैं उतना इन डिटेल नहीं जाऊँगा ताकि आप लोग का भी टाइम वेस्ट नहीं हो। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे तो आपको देखने की जरूरत है ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। तो प्रगतिवाद कहाँ आता है? आधुनिक काल के ही अंदर आता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो इसी प्रगतिवाद काल के बारे में यहाँ पे बात हो रही है। चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इसमें बोला गया है जो प्रगतिवाद का समय है वहाँ के जो प्रमुख कवि थे, फेमस कवि थे, वो कौन थे? तो इसका आंसर होगा ख, नागार्जुन। तो प्रगतिवाद के प्रमुख कवि कौन है? नागार्जुन, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद अगले क्वेश्चन में पूछा गया है 24 मात्राओं का छंद कौन सा होता है जिसमें 24 मात्राएं आती है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोहा। ठीक है, जिसमें 24 मात्राएं जो होती है वो कहाँ हमको देखने को मिलती है? दोहे में मिलती है। तो दोहे में बेसिकली 4 चरण होते हैं। पहला और दूसरा चरण मिलकर के हमको 24 मात्राएं देखने को मिलती है। पहले चरण में 13 मात्राएं होती है और दूसरे चरण में बेसिकली 11 मात्राएं होती है। अब देखिए अगर आपको ये चरण पता नहीं है, जनरली आपने देखे होंगे कोई भी कविता लिखी जाती है तो एक लाइन में एक बीच में कॉमा लगा होता है। तो कॉमा के पहले वाला हिस्सा होता है पहला चरण और बाद वाला होता है दूसरा चरण। तो पहले चरण में हमेशा दोहे में 13 मात्राएं होती है और दूसरे चरण में 11 मात्राएं होती है। फिर तीसरे में 13 मात्राएं होती है, फिर चौथे में 11 मात्राएं होती है। इस तरीके से एक लाइन में जो आपको कुल मात्राएं देखने को मिलती है दोहे में वो 24 मात्राएं होती है। और ये जो दोहा है वो एक तरह का छंद है। तो मैं इन डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, ये ग्रामर का पार्ट है। अगर आपको छंद के ऊपर इन डिटेल में वीडियो चाहिए तो उसके लिए आप कमेंट में बताइए। अगर कमेंट अच्छे खासे होंगे तो उसके लिए हम जल्दी ही वीडियो आपके लिए लेके आएंगे। ठीक है। इसके थर्ड क्वेश्चन में क्या बोला गया है? कई अंकों वाली रचना। देखिए कई अंक है तो उसको हम क्या बोलेंगे? नाटक है। ठीक है, कई अंक यानी कि उसमें बहुत सारे इवेंट्स को, बहुत सारी चीज़ों को एक साथ कवर किया गया है, इसलिए वो आता है नाटक की कैटेगरी में। लेकिन यहीं पे अगर ऐसा आएगा कि एक अंक वाली रचना कौन सी होती है, तो एक अंक के लिए एकांकी होती है, ये भी आपको साथ में पता होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे कई अंकों वाली बोला गया ना कि बहुत सारे अंक है तो उसमें नाटक बोलते हैं उसको, इसलिए इसका आंसर सही होगा नाटक। क्लियर है। उसके बाद देखिए क्या बोला गया है? यतीन्द्र मिश्र। ठीक है, जो यतीन्द्र मिश्र है वो कौन है? उन्होंने एक अपनी रचना लिखी थी जिसका नाम था नौबत खाने में इबादत। तो ये जो नौबत खाने में इबादत, ये जो रचना है वो किसकी है? यतीन्द्र मिश्र जी की है। ये आपको याद करना होगा, ये आपको पता भी होना चाहिए। ओके, बेसिकली उनकी रचना है तो याद तो करना पड़ेगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है उल्लू बनाना। ठीक है, उल्लू बनाना, तो इसका क्या हो जाएगा? उल्लू बनाना मतलब क्या होता है? इसका अर्थ क्या होता है? मूर्ख बनाना। तो इसलिए इसको मैच कर देंगे मूर्ख बनाना से। बोलते हैं तूने मेरे को उल्लू बना दिया, यानी कि तूने मुझे मूर्ख बना दिया, ऐसा होता है। जनरली आम बोलचाल की भाषा में इसको इस तरीके से यूज करते हैं। अब देखिए इसके बाद क्या है? भारत का स्विट्जरलैंड, यानी कि जो इंडिया का जो स्विट्जरलैंड है वो किसको माना जाता है? तो एक प्लेस है कटाव। ठीक है, कटाव एक प्लेस का नाम है जिसको भारत का स्विट्जरलैंड बोला जाता है। और आपको पता है कटाव को भारत का स्विट्जरलैंड क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसकी खासियत यही है कि ये पहले तो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है, यानी बहुत ही सुंदर प्लेस है, अपनी सुंदरता के लिए जाना जाता है। और इसके अलावा यहाँ पे कोई भी दुकान या मकान नहीं है। अब क्योंकि वहाँ पे दुकान मकान नहीं है तो इसकी सुंदरता बिल्कुल वैसी की वैसी ही बनी हुई बरकरार है। तो इसलिए आपको ये पता होना चाहिए कि भारत का स्विट्जरलैंड जो है वो कटाव को बोला जाता है। तो ये था मैच द कॉलम। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न 5 में बोला गया है एक शब्द में या फिर एक वाक्य में उत्तर लिखना है। तो देखिए यहाँ पे अगेन 6 क्वेश्चन है। इन 6 क्वेश्चन का या तो एक शब्द में उत्तर देना है या फिर आपको एक वाक्य में उत्तर देना है। तो चलिए 1 बाय 1 इनको समझते हैं। तो इसके पहले क्वेश्चन में क्या बोला गया है? रीतिकालीन काव्य का मुख्य विषय कौन सा है? ये अभी हमने देखे थे जो रीतिकालीन वाला जो काल है, जो समय है, वहाँ की जो कविताएं हैं, उन कविताओं का मुख्य विषय या विशेषता कौन सी होती है? वो होता है श्रृंगार वर्णन, यानी कि उन्होंने राधा कृष्ण के प्रेम के ऊपर कविताएं लिखी हुई है, तो इसको हम बोलते हैं श्रृंगार वर्णन। ठीक है, तो रीतिकालीन काव्य की जो मुख्य विषय है वो श्रृंगार वर्णन है। वहाँ पे प्रेम के बारे में, प्यार के ऊपर जो है कविताएं लिखी गई थी। इसी का सेकंड क्वेश्चन है संचारी भावों की संख्या कितनी मानी गई है?
देखिए मैंने आपको बताया था कि रस के 4 भाव होते हैं, 4 अवयव होते हैं। एक होता है स्थायी भाव, दूसरा होता है संचारी भाव, तीसरा होता है विभाव और चौथा होता है अनुभाव। स्थायी भाव तो वो होते हैं जो हमारे अंदर जो फीलिंग, जो भाव उत्पन्न होते हैं और लंबे समय के लिए रहते हैं, उसको स्थायी भाव बोलते हैं। लेकिन संचारी भाव क्या होते हैं? ऐसे भाव, ऐसी फीलिंग जो कि अस्थिर होती है, यानी कि लंबे समय तक नहीं होती है, बहुत ही थोड़े से समय के लिए, बहुत ही कम समय के लिए हमारे अंदर उत्पन्न होते हैं। तो कुल कितने संचारी भाव होते हैं या उनकी संख्या कितनी है, कुल कितने टाइप के होते हैं? तो 33 टाइप के होते हैं। अगर मैं फटाफट एक बार बता दूं तो कौन कौन से होते हैं, आपको जस्ट एक सुनकर के आइडिया होना चाहिए। निर्वेद, शंका, गर्व, चिंता, मोह, विषाद। देखिए ये सब जो बता रहा हूँ, जैसे चिंता हो गया, कोई भी चीज़ की चिंता बहुत समय तक नहीं रहती है, कुछ समय तक रहती है। ऐसे ही सारे बता रहा हूँ मैं। मोह, विषाद, दैन्य, असूया, मृत्यु, मद, आलस्य, श्रम, उन्माद, प्रकृति, चपलता, अपस्मार, भय, ग्लानि, बीड़ा, जड़ता, हर्ष, धृति, मति, आवेग, उत्सुकता, निद्रा, स्वप्न, बोध, उग्रता, व्याधि, अमर्ष, वितर्क और स्मृति। तो स्मृति यानी क्या होता है? याद। तो किसी की भी याद आती है तो एक लिमिटेड आती है, ठीक है। तो बहुत ही कम टाइम के लिए अगर आपके अंदर किसी के लिए फीलिंग आ रही है तो उसको हम बोलते हैं संचारी भाव। और इन संचारी भावों की जो संख्या है वो 33 यानी कि 33 ये मानी गई है। ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है, नेताजी की मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा किसने लगाया होगा? तो देखिए अगर आपने चैप्टर पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि जो नेताजी थी, उनकी जो मूर्ति थी, उनके सरकंडे यानी कि उनकी मूर्ति के ऊपर एक सरकंडे का चश्मा किसने लगाया था। तो क्वेश्चन में पूछा गया कि ये सरकंडे का चश्मा किसने लगाया था नेताजी की मूर्ति पे? तो आंसर है किसी बच्चे ने लगाया होगा, क्योंकि चैप्टर में क्लियर कट तो नहीं बताया गया किसने लगाया है, बट किसी बच्चे ने लगाया होगा, ऐसा हमारा मानना है। तो आप सिंपली लिखेंगे कि नेताजी की मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा किसी बच्चे ने लगाया होगा। क्लियर है स्टूडेंट्स? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है, हाथ मलना का अर्थ क्या है? तो जो वर्ड है हाथ मलना, हाथ मलने का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है पछताना। कोई चीज़ जब हमसे छूट जाती है तो हमें बहुत पछतावा होता है, राइट। तो हाथ मलने का मतलब होता है पछताना, ठीक है, उस चीज़ को लेकर के पछताना या पछतावा होना, ठीक है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है, शब्द शक्ति के कितने प्रकार होते हैं? तो देखिए यहाँ पे एक नया शब्द आया है, शब्द शक्ति। इसका मतलब क्या होता है? चलिए मैं आपको समझाता हूँ। तो देखिए स्टूडेंट्स, कोई शब्द होता है या शब्द का समूह होता है, तो उन शब्दों के पीछे एक अर्थ छुपा होता है। तो उस अर्थ का जो हमको बोध कराता है, जो हमें बताता है कि उस शब्द का अर्थ क्या है, उसके पीछे की जो छुपी हुई भाव है, जो फीलिंग है, तो ऐसे शब्द जो उस शब्द के अर्थ का बोध कराता है, तो उन शब्दों को हम बोलते हैं शब्द शक्ति, क्योंकि उसके पास शक्ति है कि वो दूसरे शब्द का अर्थ हमको बता सके, ठीक है। तो शब्द शक्ति इसी को बोला गया है। तो शब्द शक्ति के कितने प्रकार होते हैं, कितने टाइप होते हैं? तो बेसिकली 3 टाइप होते हैं। पहला होता है अभिधा, दूसरा होता है लक्षणा और तीसरा होता है व्यंजना। तो इन तीनों को हम इन डिटेल में नहीं देखेंगे, बिकॉज देखिए उसके लिए अगेन हमको बहुत टाइम लग जाएगा। तो बस आप इतना याद कर लीजिए, शब्द शक्ति के कितने टाइप होते हैं, कितने प्रकार होते हैं? तो आंसर विल बी 3 टाइप होते हैं। ओके, क्लियर है? अब इसका लास्ट क्वेश्चन है जिसमें बोला गया है, भोलानाथ सिसकना क्यों भूल गए? देखिए जो ये भोलानाथ थे वो सिसकना यानी क्या होता है? जब कोई अंदर ही अंदर रोता है और रोते समय जो रुक रुक कर जो सांस निकलती है उसको हम बोलते हैं सिसकना, ठीक है, सिसकियां भरना। तो भोलानाथ जो है सिसकियां भर रहे थे, तो वो बाद में सिसकना यानी कि सिसकियां भरना क्यों भूल गए? वो इसलिए भूल गए थे क्योंकि वहां पे उन्होंने उनके जो साथी बच्चे थे, जो दूसरे जो बच्चे थे वो जो खेल रहे थे, तो उनको खेलता देख करके, जब वो खेल रहे थे तो उनको खेलता देख करके वो अपना रोना और सिसकना भूल गए थे। उनको देखने में बड़ा मजा आ रहा था जब वहां पे बच्चे लोग खेल रहे थे। तो यही कारण है कि साथी बच्चों को खेलता देख करके जो भोलानाथ जी थे वो सिसकना भूल गए थे। तो ये थे परीक्षा अध्ययन सेट 1 के 1 नंबर वाले प्रश्न उत्तर। आई होप स्टूडेंट्स आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी सीखने मिला या नॉलेज मिला तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और इसके अलावा अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें, जिससे उनको भी ये वीडियो देख करके कॉन्फिडेंस आए कि वो भी अच्छा स्कोर कर सकते हैं क्लास 10th में, अगर वो इन सीरीज़ को फॉलो करते हैं। तो आज के लिए यहीं रोकते हैं। थैंक यू।